हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन गॉल्सवर्दी को। ये हमारे स्पेशली यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आपने याद रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, प्रोमिनिएंट राइटर में से ये भी एक है और ये स्पेशली टीजीटी में हमारे 4 राइटर्स में से एक हैं ये। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं गॉल्सवर्दी को पूरा कंप्लीट कर दूं जहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना फिर गॉल्सवर्दी का और भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश किया है मैंने। तो इनका जन्म है 1867 एंड इनकी डेथ है 1933। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आई नो कि ये रिवीजन है आप सबके लिए। 14 अगस्त 1867 में इनका बर्थ होता है, 14 अगस्त 1867 में इनका बर्थ होता है एंड 31 जैन 1933 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ होती है। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। ये किसके लिए फेमस हैं? तो द फोर्साइट सागा के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड नोबेल प्राइज़ के लिए भी। नोबेल प्राइज़ की बात जब आएगी तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, लिटरेचर के लिए मिला गया था। कब मिला था? 1932 में, यानी कि इनके डेथ के जस्ट 1 साल पहले ही इनको 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए बर्थ की बात पे आते हैं। तो 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स में इनका जन्म होता है। 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके में इनका जन्म होता है। ये याद रखेंगे, इसी में आ जाता है ये भी। डेथ इनकी डेथ कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1933 लंदन, इंग्लैंड, यूके में इनकी डेथ होती है। इनके पेरेंट्स का नाम क्या रहता है? तो पेरेंट्स के एक बात सब में क्लियर है, आपके शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, आपके मिल्टन हो गए, गॉल्सवर्दी हो गए, तो सभी के पेरेंट्स के नेम उन्हीं के नेम से हैं। तो ये बात बहुत ही कॉमन है। तो पेरेंट्स जो हो गए वो इनके जॉन गॉल्सवर्दी, इनके पेरेंट्स का नाम था, इनकी मदर का नाम था ब्लैंची बैली, ये मदर नेम थे, फादर नेम भी जॉन गॉल्सवर्दी था। स्पाउस कौन थी इनकी वाइफ, धर्म पत्नी कौन थी? तो एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर इनकी धर्म पत्नी थी। 1905 में इनकी शादी हो गई थी, जो कि इनकी कज़िन की पहले ये वाइफ रहती हैं, बाद में डाइवोर्स लेके इनसे शादी कर लेती हैं। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन इनकी कहाँ हुई? तो हैरो में हुई एंड देन न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज में हुई। ओके, आगे देखेंगे हम सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गॉल्सवर्दी के बारे में, तो इसको भी देख लेते हैं। गॉल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे एंड प्ले राइट। दोनों ही जब बात पूछी जाएगी गॉल्सवर्दी क्या है, तो नॉवेलिस्ट भी हैं एंड प्ले राइट भी हैं, ये याद रखना है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब वो 20 यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे लोकप्रिय राइटरों में से एक थे, 20th सेंचुरी के थे गॉल्सवर्दी, ये याद रखना है आपने। हिज एंसेस्टर्स केम फ्रॉम डेवोनशायर, इनके जो पूर्वज थे वो डेवोनशायर खेती से आए थे, फार्मिंग स्टॉक, ये याद रखना है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो डेवोनशायर खेती से आए थे। बट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, लेकिन इनके जन्म के समय दे हैड एक्यूमुलेटेड कंसिडरेबल प्रॉपर्टी एंड आल्सो ओन शिपिंग बिजनेस। लेकिन जब इनके जन्म के समय इनके पास काफ़ी संपत्ति जमा हो गई थी और उनके पास शिपिंग व्यवसाय भी था। ठीक है, तो ये याद रखना, इनके जो पूर्वज थे वो खेती से आते थे, यानी कि खेती वगैरह करते थे। लेकिन जब गॉल्सवर्दी का जन्म हुआ तो ये काफ़ी इनके पास संपत्ति आ गया, काफ़ी धनवान हो गए और इनके पास शिपिंग बिजनेस भी था, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वन पे देखेंगे, हिज फादर जॉन गॉल्सवर्दी वॉज एन एस्टैब्लिश्ड सॉलिसिटर। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी मैं ये लगा रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, सारा इंपॉर्टेंट है कि जो उनके फादर हैं जॉन गॉल्सवर्दी, वो एक एस्टैब्लिश क्या थे? सॉलिसिटर थे, यानी कि एक वकील थे, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, एंड कंपनी डायरेक्टर इन लंदन, मतलब इनके पिता जॉन गॉल्सवर्दी लंदन में एक स्थापित वकील और कंपनी निर्देशक थे, कंपनी डायरेक्टर थे। हिज मदर ब्लैंची बैली वॉज वेरी रिलीजियस एंड एट द सेम टाइम वेरी फुसी। तो इनकी जो माँ थी उस समय, ब्लैंच बैली बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत धार्मिक थी और साथ ही साथ बहुत उद्यम मचाने वाली भी थी, बहुत फसी टाइप की लेडी थी। नेक्स्ट वन पे आते हैं,
नेक्स्ट वन जो है, जॉन गॉल्सवर्दी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अपने माता पिता के ये सबसे बड़े बेटे थे गॉल्सवर्दी साहब। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन अंडर द ट्यूटर्स एट द होम एंड लेटर वॉज एडमिटेड टू प्रिपरेटरी स्कूल एट बॉर्नमाउथ एट द एज ऑफ 9। तो ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कि जॉन गॉल्सवर्दी उन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही शिक्षक के अधीन शुरू की। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ट्यूटर्स, यानी कि वो घर पे ही ट्यूशन लेते थे। और बाद में इन्होंने कहाँ पे? बॉर्नमाउथ। और बाद में इन्होंने 9 साल की उम्र में बॉर्नमाउथ के एक प्रारंभिक स्कूल में ये भर्ती कराए, मतलब एडमिट हो गए, एडमिशन इन्होंने कराया। ठीक है। फ्रॉम देयर ही वेंट टू हैरो। वहाँ से वो कहाँ चले गए? हैरो चले गए, हैरो कॉलेज चले गए, वेयर ही डिस्टिंग्विश एज एन एथलीट। ठीक है, जहाँ उन्होंने एक एथलीट के रूप में पहचान बनाई। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हैरो, मतलब हैरो से पास आउट करने के बाद गॉल्सवर्दी वॉज एडमिटेड टू न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। तो वहाँ से पास आउट करने के बाद हैरो से वो उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया? ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया। कब? 1889 में। ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। वहाँ से इन्होंने न्यू कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। ये आपने याद रखना, 1889 में उन्होंने लॉ के सम्मान की डिग्री ली। ओके, सॉरी यहाँ तक है, यहाँ से फिर आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना है कि हैरो से पास आउट करने के बाद गॉल्सवर्दी ने न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पे 1889 की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने देखा नहीं था। यहाँ से 1889 में उन्होंने लॉ की डिग्री उनको मिली थी, ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन फैक्ट जो आपका है, इन 1890 ही वॉज कॉल्ड टू बार। तो 1890 में उन्हें बार में बुलाया गया, बट नेवर प्रैक्टिस, लेकिन उन्होंने कभी भी अभ्यास उसका नहीं किया। ही वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड इन 1891 to 93। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो 1891 और 93 में दुनिया भर की यात्रा पर निकल गए, विच ही मेड फ्रेंडशिप विद जोसेफ कॉनरेड। और जहाँ उनकी दोस्ती किससे हो गई? जोसेफ कॉनरेड से हो गई, लाइफ टाइम दोस्ती हो गई। 1891 और 93 के बीच में वो वर्ल्ड टूर पे निकल गए और वर्ल्ड टूर उन्होंने किया। और इस बीच उनकी एक मुलाकात किससे होती है? जोसेफ कॉनरेड से होती है। जोसेफ कॉनरेड से होती है और उनसे मुलाकात जो होती है ये लॉन्ग टाइम दोस्ती उनसे हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। जोसेफ कॉनरेड कौन है? कॉनरेड कौन है? तो ये याद रखना है, ये एक पॉलिश ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ये आपने याद रखना है। ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, कितना ज़रूर आप याद रख सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। एंड ये भी याद रखिएगा, शॉर्ट राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे ये जोसेफ कॉनरेड, स्टोरी राइट। ओके, ये आपने याद रखना है। जो इनसे मतलब उन्होंने मतलब एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इनसे हो जाती है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। इन 1895 गॉल्सवर्दी स्टार्टेड राइटिंग। तो 1895 में गॉल्सवर्दी ने लिखना शुरू किया, ये याद रखना है, उन्होंने लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है 1895 गॉल्सवर्दी बिगन एन अफेयर विद एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर, दी वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1895 में गॉल्सवर्दी ने एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर, जो कौन थी? उनके कजिन मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की वाइफ थी, उनसे इनका अफेयर हो जाता है। और आफ्टर हर डाइवोर्स 10 years लेटर दे मैरिड इन 1905। तो कई साल बाद उनके तलाक के बाद उन्होंने 1905 में शादी कर लेती हैं अपने डाइवोर्स के कई साल बाद। वो फिर 1905 में गॉल्सवर्दी से शादी कर लेती हैं एडा नेमिसिस। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। इन 1918 ही रिफ्यूज टू ऑफर ऑफ नाइटहुड। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन सा है। तो ये याद रखेंगे, 1970 कहीं कहीं आता है और आपका कहीं कहीं 1918 आता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में 1918 आ रहा है तो 18 पे ही जाएंगे, क्योंकि 1917 में मिला था उनको नाइटहुड की उपाधि उनको मिली थी, वो ऑफ़र किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि 1918 में उन्होंने उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया था। तो कहीं कहीं आपको 1917 भी आएगा, 1918 ज़्यादा करेक्ट है, तो हम 1918 की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि 1917 गलत है,
बट 18 को ही सही माना था, जिसको आयोग सही मानेगा उसी को हम लोग भी सही मानेंगे। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। 1921 ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेंटर ऑफ PEN क्लब। तो 1921 में ये पहले लंदन सेंटर ऑफ यानी कि PEN के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। गाल्सवर्दी को PEN का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये भी याद रखिएगा कब बनाया गया, 1921 में। इम्पॉर्टेंट है। PEN पोएट, आपका पोएट, प्ले राइट, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट, ये फुल फॉर्म है इसका PEN का। नेक्स्ट वन पे आते हैं। In 1929 the order of merit was conferred on him। तो 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इन 1930 D.Litt was conferred on him by Cambridge and Sheffield यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे भी याद रखेंगे 1930 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड विश्वविद्यालयों द्वारा, मतलब शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उन्हें D.Litt की उपाधि प्रदान की गई। तो ये भी याद रखेंगे 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। 1930 में इन्हें D.Litt की डिग्री मिली थी, किसके द्वारा, कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट वन पे आते हैं। 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। तो 1931 में उन्हें रोमन्स लेक्चरर नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। इन 1932 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो 1932 में इंपॉर्टेंट है ये, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज़ मिला था। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनोरो। ये भी एक फैक्ट है कि गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते थे, तो जोन्स और पिनोरो से ये बिलोंग करते थे। ये भी आपने याद रखना है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। और ये भी याद रखिएगा गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते थे, तो ये जो जोन्स और पिनरो, ये दोनों एज ए ड्रामेटिस्ट थे। और जिनका फुल नेम क्या है, जोन्स का फुल नेम क्या है, तो हेनरी आर्थर जोन्स। इनका फुल टाइटल क्या है, ये भी याद रखेंगे आप, हेनरी आर्थर जोन्स, ठीक है। और पिनरो का फुल नेम क्या था, तो आर्थर विंग पिनरो, ये आप याद रखेंगे, आर्थर विंग पिनरो, ठीक है। एज ए ड्रामेटिस्ट, ये दोनों ड्रामेटिस्ट हैं, हेनरी आर्थर जोन्स और आर्थर विंग पिनरो, ये दोनों ड्रामेटिस्ट हैं। एज ए ड्रामेटिस्ट गाल्सवर्दी इन्हीं के लिटरेरी ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज एंड टाइटल। तो गाल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं वो ड्रामा पर पाए जाते थे। उनके कलेक्शन का जो एस्से का कलेक्शन था वो क्या था, फ्रॉम द फोर विंड्स। ये कब हुआ था, मतलब जो इनका कलेक्शन था एस्से का कलेक्शन एंड टाइटल, उसमें आपका ये इनका ये आया था शॉर्ट स्टोरीज़ का, फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर हुआ था 1897 में। और किस नेम से हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉन सिंह जॉन। उस समय गाल्सवर्दी जो अर्ली प्लेज वो लिखते थे, तो उस समय ये अपना एक पेन नेम रखे थे, जॉन सिंह जॉन। इनके रियल नेम से इनका वर्क नहीं आता था। मतलब जो इनके शुरुआती जितने भी वर्क हैं, अर्ली प्ले जो इतने हैं, इनके जब पब्लिश होते थे तो गर्ल्स टाइटल पे, जैसे आज हम राइटर देखते हैं, बहुत सारे राइटर को देखते हैं, लेकिन उस समय जब इनके जब प्लेज आते थे, पब्लिश होते थे शुरुआती के, तो वो उस पर गाल्सवर्दी का नाम नहीं रहता था, उस पर नाम किसका रहता था, जॉन सिंह जॉन का। रहते तो गाल्सवर्दी ही थे, लेकिन इन्होंने एक पेन नेम, एक स्यूडोनिम रखा था, उपनाम अपना रखा था, जॉन सिंह जॉन। काफ़ी प्ले के बाद तब जाके ये अपना ये जो पेन नेम है इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। अभी आगे हम पढ़ेंगे कब उन्होंने ड्रॉप किया था। गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल जोसेलिन, इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था क्वेश्चन। गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवेल जो है वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1899 में पब्लिश हुआ था। ये कहीं कहीं आपका आता है, 98 भी आता है, तो ये आप देख लीजिएगा इसको, मतलब 98 और 99 ऐसे करके दोनों आता है। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। इन 1904 गाल्सवर्दी बेड गुड बाय to the pen name and started writing under his real name, The Island Pharisees, 1904. A novel is the first work published under his name. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने पेन नेम को, अपने स्यूडोनिम को, जॉन सिंह जॉन को उन्होंने गुड बाय बोल दिया था 1904 में।
और उन्होंने ये जो द आइलैंड फेरिसीज, जब ये इनका वर्क आया था 1904 में, इनके रियल नेम से आया था। मतलब जब ये पब्लिश हुआ था तो उस पे टाइटल पे किसका नाम था, जॉन गॉल्सवर्दी का नाम था, ना कि जॉन सेंट जॉन। इन्होंने अपने पेन नेम को टाटा बाय बाय कर दिया था, तो ये याद रखेंगे आप। ओके 1904 में एक और हुआ था, इनके फादर की डेथ हो जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, फादर की डेथ हो जाती है, फादर डाइड हो जाएंगे। 1 मिनट। ये भी इंसिडेंट 1904 में होता है। ओके नेक्स्ट वन, द सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, इनका फर्स्ट प्ले था और दैट मेड गॉल्सवर्दी एज अ फेमस प्ले राइट। जब ये प्ले इनका आया ना 1906 में आया, ये फर्स्ट प्ले था इनका जब पब्लिश हुआ, और यही प्ले जब आया तो गॉल्सवर्दी को एक फेमस प्ले राइट बना दिया इस प्ले ने। ओके तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि दी फोर साइड सागा। अब ये फोर साइड का एक कलेक्शन आ गया इनका, फोर साइड सागा, जो कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, 1922 में पब्लिश हुआ था। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ द फोर साइड फैमिली। ये फोर साइड परिवार की एक कहानी का कलेक्शन है फोर साइड सागा, जो पूरा टाइटल में, इसकी पूरी टाइटल यही है, फोर साइड सागा। पब्लिश कब हुआ था, आपका 1922 में हुआ था। ये एक मास्टरपीस है गॉल्सवर्दी का, गॉल्सवर्दी का एक मास्टरपीस है जिसके अंदर 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड थे। गॉल्सवर्दी इज चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। तो ये भी याद रखेंगे कि जो गॉल्सवर्दी हमारे थे वो क्या थे, वो प्रॉब्लम प्ले के प्रमुख यानी कि चीफ एक्सपोनेंट थे, यानी कि प्रमुख प्रतिपादक थे प्रॉब्लम प्ले के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गॉल्सवर्दी। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। गॉल्सवर्दी की बात आएगी तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनके वर्क जो है ना, उनके वर्क्स भी आपको रूबरू होना रहेगा क्योंकि ज़्यादातर उनके प्लेस से क्वेश्चन आते हैं। तो अर्ली वर्क्स अंडर द सूडोनिम जॉन सेंट जॉन। तो कुछ शुरुआती जो उनके वर्क्स हैं जो जॉन सेंट जॉन के नाम से आए हैं, कौन कौन से हैं, पहला देख लेंगे, फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में आया था, शॉर्ट स्टोरीज़ का इनका कलेक्शन था। अ मैन ऑफ डिवॉन, ये 1901 में आया है। अ नाइट 1901 में, द साइलेंस 1901 में, सेल्वेशन ऑफ अ फोरसाइट 1901 में। तो ये वर्क ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इनके जॉन सेंट जॉन, इनके सूडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत आए हुए हैं। ओके आगे भी देख लेते हैं। इनके कुछ प्ले हैं, कुछ प्ले लेट्स हैं, कुछ शॉर्ट प्लेज हैं, कुछ वन एक्ट प्ले कौन कौन से हैं इन देख लेते हैं। द लिटिल ड्रीम 1921 में आया था, ये इनका शॉर्ट प्लेज था। द फर्स्ट एंड द लास्ट 1921, डिफीट 1921, वो एक लाइन से यहाँ पे आप देख लीजिए सीक्वेंस से है। हाल मार्क्ड 1921, द लिटिल मैन 1921, पंच एंड गो 1921, द सन 1921। आप याद कर सकते हैं, हालांकि ये पूछेगा नहीं बट इनका जो प्ले है ना ये इंपॉर्टेंट है। ओके अब इनके नॉवेल्स पे आते हैं। इनके कुछ नॉवेल्स हैं, प्रोमिनिएंट नॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जोसेलिन आता है, ये फर्स्ट नॉवेल है, तो 99 कहीं पे 98 भी रहता है। एंड विला रूबेन 1900 में आया था। द आइलैंड फेरिसीज, ये अंडर हिज रियल नेम 1904 में आया था। तो ये पहला इनका नॉवल था, मतलब ये फर्स्ट नॉवल तो जोसेलिन है, लेकिन बात जब आएगी कि पहला नॉवल वो कौन सा था जहाँ गॉल्सवर्दी ने अपने सूडोनिम को ड्रॉप कर दिया था, उनके रियल नेम से पहला कौन सा नॉवेल आया था, तो यही है आइलैंड फेरिसीज। फ्रेटर्निटी 1909 में आया था। डार्क लेडी फ्लावर यानी कि ये एक लव नॉवेल है जो 1913 में आया था। फ्री लैंड्स 1915 में, बियॉन्ड 1917 में, अवेकनिंग 1921 में आया था। आगे देखेंगे। अब ये ट्रायलॉजी की बात आ गई, फोर साइड सागा की ट्रायलॉजी की बात आ गई, तो इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायलॉजी में इनका क्या आता है, फोर साइड सागा। ये टाइटल था फोर साइड सागा, इसके अंदर ये पूरा टाइटल था जो कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था आपका 1922 में। ये एक सीरीज़ थी जिसमें 3 नॉवेल्स थे एंड 2 इंटरल्यूड्स थे। पब्लिश कब हुए थे, 1906 से 1921 के बीच में ये पब्लिश हुए थे। तो देख लेते हैं ये जो फोर साइड सागा है, ये जो आपकी ट्रायलॉजी, फर्स्ट ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल्स हैं, 2 इंटरल्यूड्स कौन कौन से हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नॉवल था 1906 में आया था, यहीं से फोर साइड फैमिली की स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आ जाता है, इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड इंटरल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है, 1918 में आता है। ये जोड़ता है उस स्टोरी को फिर से, इंटरल्यूड यानी जोड़ता है। इन चांसरी 1921 में आया था, तो ये भी याद रखना है, ये भी एक नॉवेल था। ओके
अवेकनिंग 1920 में आया था, ये इंटरल्यूड था, तो ये आपने याद रखना है, ये एक इंटरल्यूड था। एंड टू लेट ये आपका नॉवल था, तो ये आपका 1921 में आया था। तो ये आपके 3 नॉवेल्स हो गए और 2 इंटरल्यूड हो गए ये फर्स्ट ट्रायलॉजी में। उसके बाद पूरा कलेक्शन करके एक टाइटल बनता है द फोर साइड्स सागा, और पब्लिश कब होता है 1922 में, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, सेकंड ट्रायलॉजी आ गया है यहाँ पे। सेकेंड ट्रायलॉजी यानी कि 4 साइड का ही ये सीक्वल इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रायलॉजी का। तो सेकेंड ट्रायलॉजी का जो टाइटल है उसे कहा क्या जाता है अ मॉडर्न कॉमेडी। ये पब्लिश कब होता है 1929 में। इसमें भी आपके 3 नॉवेल्स आप देखेंगे एंड 2 इंटरल्यूड देखेंगे। इसमें भी आपके 3 नॉवेल्स हैं, 2 इंटरल्यूड है। पहला देखेंगे दी वाइट मंकी, ये एक नॉवेल है, 1924 में आया था ये। उसके बाद आपका देखेंगे अ साइलेंट वूविंग, ये इंटरल्यूड है, 1927 में आया था। एंड देन आपका द सिल्वर स्पून, ये 1926 में आया था। उसके बाद फिर पासर्स बाई इंटरल्यूड है, मानी दोनों इंटरल्यूड जो आपके हैं ना वो 1927 में आए थे, ये आपने ध्यान रखना है। फिर लास्ट का आपका जो नॉवेल है ये आपका नॉवेल था, 1928 में आया था। ये 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड का एक कलेक्शन था। कलेक्शन का टाइटल क्या था जब ये पब्लिश कराया गया, तो पब्लिश के मतलब जो टाइटल था पब्लिश पर अ मॉडर्न कॉमेडी था। उसमें नाम क्या था अ मॉडर्न कॉमेडी। कब पब्लिश हुआ था 1929 में हुआ था। तो ये सेकेंड ट्रायलॉजी हो गई, 4 साइड का ये सीक्वल है। एंड लास्ट आता है थर्ड ट्रायलॉजी, इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स वर्दी की बात आएगी तो उनकी ट्रायलॉजी को तो हम छोड़ नहीं सकते। थर्ड इनकी ट्रायलॉजी क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर। उस ट्रायलॉजी का नाम क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर, जो कब पब्लिश हुआ था 1934 में। इसमें आपके 3 नॉवेल्स मिलते हैं। मेड इन वेटिंग 1931 में आया था, ये आपका सीक्वेंस से है। फ्लावरिंग विल्डरनेस 1932 में, ओवर द रिवर 1933 में आया था, ये आपने ध्यान रखना है। ओके 1933 में आया था ओवर द रिवर। इसको और भी क्या कह सकते हैं हम, तो वन मोर रिवर भी कहते हैं, वन मोर रिवर। मैं लिख दे रही हूँ, जो चीज़ें छूट गई हैं ना वो मैं लिख दे रही हूँ। तो इसे आप वन मोर रिवर भी कहते हैं, ओवर द रिवर को, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके यहाँ पे भी मैंने बताया था, ये आपका वाइट मंकी नॉवेल है, ये इंटरल्यूड है, ये भी आपका एक नॉवेल है। ओके इंटरल्यूड है, ये भी आपका एक नॉवेल है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। कुछ प्लेज है इनके, प्लेज एंड कॉमेडीज़ हैं। तो सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले है, 1906 में आया था, जिनसे वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिस्ट के रूप में उभरे थे इस प्ले के बाद में। एंड जॉय इनका कॉमेडी है, 1907 में आया था। स्ट्राइफ 1909 में, ये प्ले सब है। एल्डेस्ट सन 1912 में आया था। जस्टिस 1910 में, इंपॉर्टेंट है सारा ही। द फ्यूजिटिव 1913 में, पिजन 1912 में आया था। ये सारा प्लेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। एंड मॉब 1914 में आया था। अ बिट ओ लव 1915 में आया था। द फाउंडेशंस, ये एक फैंटास्टिक कॉमेडी है जो 1917 में आया था। स्किन गेम 1920, अ फैमिली मैन 1921, लॉयल्टीज़ 1922, विंडोज़ 1922, द फॉरेस्ट 1924, सब सीक्वेंस से ही है। द ओल्ड इंग्लिश 1924, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये एक एस्से कलेक्शन है जो कब आया था 1912 में आया था। एंड सिल्वर स्पून 1926 में आया था। ओके एस्केप इनका ये कैलिफोर्निया USA में लिखा गया था, जो कब आया था 1926 में आया था एस्केप। ओके आगे इनका कुछ पोएम्स हैं। 20 TGT के 2021 में पूछा भी गया था, उनकी पोएम से क्वेश्चन आए भी थे, तो इसको देख लेते हैं। ये पोएम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड सॉन्ग्स एंड डॉगेरल्स, ये कब आया था 1912 में। द बेल्स ऑफ पीस 1921 में आया था। वर्ड्स इज ओल्ड एंड न्यू 1926 में आया था। पास्ट इनका आया था। पोएम्स है, ड्रीम है, एरेंट्री है, डिवोन टू मी है, रशिया अमेरिका है, इंग्लैंड टू फ्री मैन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था लास्ट एग्ज़ाम में, यानी कि 2020 वाले एग्ज़ाम में आया था। नेक्स्ट वन है ओके एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट। ओके ये चीज़ें आई थी, तो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे है यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट्स ऑन गर्ल्स वर्दी, ये अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूँगी। 1 मिनट, ये आपका क्रिटिकल कमेंट है, जस्ट वेट। ये क्रिटिकल कमेंट है गर्ल्स वर्दी पे, तो इसको देख लेते हैं। 1 मिनट,
गोल्सवर्दी एज अ रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट, ऐसा किसने कहा है कि गोल्सवर्दी क्या है, एक रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट के रूप में है, ऐसा कहा किसने है गोल्सवर्दी के बारे में? तो हैरोल्ड, ये आपने याद रखना है, हैरोल्ड विलियम्स ने कहा है। किसने कहा है? हैरोल्ड विलियम्स ने कहा है। ओके, तो ये चीज़ें याद, ये भी वर्क है, ये वाला जो मैंने बताया अभी, एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट, ये भी इनका प्ले है, ये याद रखेंगे आप, प्ले है। ओके, तो ये कुछ गोल्सवर्दी पे कमेंट किसने किया है कि गोल्सवर्दी एक रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट के रूप में है, हैरोल्ड विलियम्स ने किया है। सेकंड है गोल्सवर्दी एज अ सोशल ड्रामेटिस्ट, गोल्सवर्दी एक सोशल ड्रामेटिस्ट के रूप में है, एक आपके सोशल ड्रामेटिस्ट के रूप में, सामाजिक नाटककार के रूप में है, F.B. मिलेट कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट वन है गोल्सवर्दी वॉज एन एडवोकेट हु deluded himself into believing and that he was a presiding judge perpetually engaged in a dispassionate summing up, ये एसी वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं कि गोल्सवर्दी एक वकील थे, एक एडवोकेट थे, जिन्होंने खुद को ये विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वो एक पीठासीन न्यायाधीश थे जो हमेशा निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने में लगे रहते हैं। ऐसा गोल्सवर्दी अपने आप को शो करते हैं, दिखाते हैं कि वो एक एडवोकेट हैं और उन्होंने खुद को ये विश्वास विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वो एक क्या है, प्रिसाइडिंग जज हैं जो हमेशा निष्पक्ष और निष्कर्ष निकालने में लगे रहते हैं। ऐसा एसी वार्ड कहते हैं किसको? अपने गोल्सवर्दी जी को। नेक्स्ट वन है दे ब्लेंड ऑफ रीजन एंड इमोशन, ये कौन कहता है कि तर्क और भावना का मिश्रण है? कौन? गोल्सवर्दी साहब एसी वार्ड कहते हैं कि तर्क और भावना का मिश्रण, रीजन एंड इमोशन का। गोल्सवर्दी इज नोशन ऑफ द प्रॉब्लम ड्रामा, आगे क्या कहते हैं कि गोल्सवर्दी की समस्या नाटक की धारणा है, ऐसा कौन कहता है? तो कज़ामियन कहते हैं। नेक्स्ट वन गोल्सवर्दीज प्ले एज अ पिक्चर ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड, तो ये कौन कहता है? ये जे रीसली कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो गोल्सवर्दी के प्लेज है ना, ऐसा लगता है कि वो पोस्ट वॉर इंग्लैंड का एक पिक्चर के रूप में है गोल्सवर्दी के प्लेज, क्योंकि इनके प्लेज में वॉर इंग्लैंड के बारे में ही सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि पोस्ट वॉर इंग्लैंड का एक पिक्चर है उनका प्ले। ये जे रीसली कहते हैं। गोल्सवर्दी एज अ लवर ऑफ ब्यूटी, ये हरमन ओल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं कि सौंदर्य प्रेमी के रूप में गोल्सवर्दी, एक लवर ऑफ ब्यूटी के रूप में गोल्सवर्दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है गोल्सवर्दी एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में गोल्सवर्दी एडवर्ड अल्बर्ट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन क्या है? द हीरोज ऑफ मिस्टर गोल्सवर्दीज ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन मोमेंट्स ऑफ डेस्परेशन एंड हॉरर। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गोल्सवर्दी एक समाज सुधारक के रूप में, 1 मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ये अलार्डिस निकल कहते हैं कि गोल्सवर्दी के जो मिस्टर गोल्सवर्दी के प्ले के जो हीरो हैं वो आधुनिक अस्तित्व की अनदेखी नियति हैं, जिनके खिलाफ हम बेचारे लोग क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं और भय के छड़ों में दयनीय रूप से रो सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? अलार्डिस निकल ने कहा है। नेक्स्ट वन एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गोल्सवर्दी इज़ अ पोएट, ये कौन कहता है कि भौतिक ब्रह्मांड और आत्मा के चित्रकार के रूप में जॉन गोल्सवर्दी एक कवि हैं? तो ये लुइस कज़ामियन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है गोल्सवर्दी इज स्क्रूपलेसली इम्पार्शियल, ये कौन कहता है कि गोल्सवर्दी ईमानदारी से निष्पक्ष हैं? तो क्या है? निष्पक्ष हैं। ही नेवर लोड्स द डाइस, वो कभी भी पासा नहीं पलटते हैं, पासा नहीं लोड करते हैं। ही डायग्नोसिस द डिजीज़ रेदर दैन प्रिस्क्राइब अ रेमेडी, वो क्या करते हैं? वो उपचार बताने के बजाय रोग का निदान करते हैं। गोल्सवर्दी कभी भी मुसीबत नहीं लाते हैं, मुसीबत देने के बजाय वो क्या करते हैं? उस मुसीबत को हटाने की बात करते हैं। बट अंडरनीथ द सरफेस डिटैचमेंट बर्न्स अ वेहीमेंट पिटी फॉर द विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंस, लेकिन सतही वैराग्य के नीचे परिस्थितियों के पीड़ित के लिए तीव्र दया जलती है। ऐसा कौन कहता है? ये लिटन हडसन कहते हैं। ठीक है, लिटन हडसन। नेक्स्ट वन है ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, ये गोल्सवर्दी कहते हैं
कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर, कि वह एक घटिया दार्शनिक है जो इतना नैरो सोच रखता है, जो इतना संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है, जिसकी इतनी नैरो सोच है कि उन रूपों को बाहर कर देते हैं जो उनकी व्यक्तिगत रुचि की नहीं है, ऐसा गोल्सवर्दी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट नोट्स ऑन गोल्सवर्दी मेजर प्लेस, कुछ उनके मेजर प्लेस को भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं वही मैंने लिया जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को, सारे प्लेस को मैंने इसमें ले लिया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट प्लेस मैंने लिए हैं, उसके थोड़े थोड़े कैरेक्टर भी ले लिए हैं ताकि आपको, मैं एक वीडियो में कवर करना चाहती थी इसका, और मैं भी कवर भी कर दूंगी। चलिए, जो छूट जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है इनका सिल्वर बॉक्स, जो कब आया था, ये प्ले है 1906 में आया था। ये एक कॉमेडी है, 3 एक्ट में है। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगी वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक कॉमेडी है, पूछा जाता है, एक कॉमेडी है और 3 एक्ट में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इट इलस्ट्रेट्स दैट देयर इज़ वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। तो ये 3 एक्ट कॉमेडी है। ये दर्शाती है कि अमीरों के लिए एक कानून है और गरीबों के लिए दूसरा कानून है। जस्टिस इज़ परचेस्ड बाय मनी एंड द फेवर टू द फेवर ऑफ द वेल्दी पर्सनस। आगे बात क्या होती है, जो वेल्दी पर्सनस यानी कि जो धनवान व्यक्तियों के पक्ष में न्याय पैसे से खरीदा जाता है। जो मतलब जो रिच लोग होते हैं वो जस्टिस को क्या कर देते हैं, पैसे से खरीद लेते हैं, बजाय भले ही वो कितना भी कांड किए हों, लेकिन अगर उनके पास पैसा है, वेल्दी लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पैसे से न्याय को खरीद लेते हैं, उनको सज़ा नहीं मिलती है। द पुअर आर रेंडर्ड क्वाइट हेल्पलेस बिफोर लॉ। और जो बेचारे जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो कानून के सामने काफ़ी असहाय बना दिया जाता है। गरीबों को कानून के सामने गरीबों को काफ़ी असहाय बना दिया जाता है। द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर, तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं सिल्वर बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रिच के लिए अलग कानून होता है और गरीब के लिए अलग कानून होता है, क्योंकि वहीं पे 2 लोग सेम ही गलती करते हैं, बट दोनों ही पर्स चुराते हैं। कोई पर्स चुराता है तो कोई जो अमीर रहता है वो पर्स चुराता है, जो गरीब रहता है वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है। दोनों ही चुराने का काम करते हैं, बट जो गरीब है उसको सज़ा मिल जाती है, जो अमीर है वो पैसों के बल पे छोड़ा, उसको कुछ नहीं होता है, सज़ा नहीं मिलती। यही चीज़ इस प्ले में दिखाया गया है। दोनों ही सेम क्राइम करते हैं, बट गरीब वालों को सज़ा मिल जाती है। कुछ कैरेक्टर हैं प्रोमिनियंट इस प्ले के, कुछ कैरेक्टर हैं। जॉन बार्थविक, ये कौन है, एमपी हैं, एक वेल्दी लिबरल हैं, धनी उदारवादी हैं। एंड इनकी वाइफ है मिसेस बार्थविक, इनकी वाइफ हैं। जैक बार्थविक इनका बेटा है। ये जैक बार्थविक यही चोरी करता है, एक लेडी का पर्स चुराता है ये। एंड मिसेस जॉन्स, इनकी 4 वुमेन होती हैं, मतलब घर में काम करने वाली नौकरानी बोल सकते हैं आप उसे, 4 वुमेन होती हैं। अब मार्लो इनका सर्वेंट होता है, मैन सर्वेंट होता है। व्हीलर इनकी मेड सर्वेंट होती है। तो ये आपने याद रखना है, कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें। एंड जॉन्स द स्ट्रेंजर विद इन दियर गेट्स, जॉन्स होता है उनके जो स्ट्रेंजर है, यानी कि उनके द्वार के भीतर जो अजनबी घुसता है। रोपर है उनका सॉलिसिटर है, उनका वकील है। स्नो डिटेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना बहुत है, इस प्ले से अगर लिया जाए तो बहुत है इतना। ओके, नेक्स्ट प्ले इनका जो है इम्पॉर्टेंट प्ले है, इनका 1910 में आया था जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो उस प्ले को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इट इज़ अ ट्रेजेडी इन 4 एक्ट्स। ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रेजेडी है। कितने एक्ट्स में है, 4 एक्ट्स में है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिल्वर बॉक्स में चोरी कौन करता है, तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप इसमें क्लियर हो जाए। सिल्वर बॉक्स में जो पुअर जॉन्स हैं, ये आपने याद रखना है, ये ही चोरी करते हैं। और ये क्या, वाइल जॉन क्या चुराता है, ये सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है। सिल्वर सिगरेट 1 मिनट, क्या हो रहा है सब।
चलो यहाँ पे मैं इतना लिख दे रही हूँ कि जो जैक बार्थविक थे, ये जो जैक बार्थविक है ये क्या चुराता है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ये स्टील करता है अ वुमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स। तो वुमेन का वुमेन, ओके, तो ये जो जैक बार्थविक है ये वुमेन का स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स चुराता है, स्टील करता है, ये आपने ध्यान रखना है, स्टील करता है। और वहीं पे जॉन जो होता है वो स्टील क्या करता है, जॉन स्टील्स अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स, अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है इस प्ले का। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका जस्टिस है वो 1910 में आया था, ट्रेजेडी है 4 एक्ट में आया था, एम्ड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। It satirized in contemporary English system of law and judiciary। तो ये जिसका उद्देश्य ब्रिटिश न्याय प्रणाली में सुधार लाना था। जस्टिस का लिखने का मतलब क्या है कि ये 4 एक्ट्स में आया था, एक ट्रेजेडी था जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश न्याय प्रणाली है जो उसमें सुधार लाना था। ये समकालीन अंग्रेजी कानून और जो न्यायपालिका प्रणाली पर क्या है, एक सटायर है, एक व्यंग है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। इस चीज़ में आप क्या याद रख सकते हैं, जस्टिस की बात जब आएगी तो आप क्या याद रख सकते हैं जस्टिस का। तो जस्टिस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, ये सीधे सीधे आपका कहते हैं कि जस्टिस सो द प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश लीगल सिस्टम क्या दिखाता है, इंग्लिश के लीगल सिस्टम का प्रॉब्लम दिखाता है जस्टिस में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैंने वैसे बहुत बार बताया है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। की पॉइंट्स जो भी होंगे, जो भी छूट जाएंगे वो हम लास्ट में देख लेंगे इसको। द प्ले राइट हैज शोन द फेल्योर ऑफ द लीगल सिस्टम, देखिए आ गया, विच गिव्स सीवियर पनिशमेंट्स टू द पुअर विदाउट टेकिंग इनटू रिगार्ड द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड देयर क्राइम्स। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो प्ले राइट्स हैं, जो नाटककार ने उस कानूनी व्यवस्था की विफलता को दर्शाया है जो गरीबों को उनके अपराध के पीछे की परिस्थितियों पर ध्यान न देते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्राइम क्यों किया है, उस क्राइम के पीछे जो उद्देश्य है उनका उस पे ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें सज़ा दे देते हैं, कड़ी सज़ा दे देते हैं। तो इसी पे एसी वार्ड क्या कहते हैं कि जस्टिस इज कॉमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। इस बात पे एसी वार्ड कहते हैं कि जो जस्टिस है वो उस पीरियड के जेल प्रशासन पर एक कमेंट है, एक टिप्पणी है। ठीक है, आगे क्या होता है इसमें। पुअर जो फाल्डर है इसमें is sentenced easily when he forges a check out of necessity, but Ruth his rich husband is never punished for harassing his wife। तो यहाँ पे जो पुअर फाल्डर है इस प्ले में, जो जिसने क्या किया था, 19 पाउंड को 90 पाउंड में चेंज कर दिया था। 19 था और 19 को उसने क्या कर दिया था, 90 में चेंज कर दिया था, 90 में। ओके सॉरी 9 पाउंड सॉरी जो 9 था उसको उसने 90 में चेंज कर दिया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पुअर फाल्डर को बहुत ही आसानी से सज़ा सुनाई जाती है जब वो आवश्यकता के कारण जाली चेक बनाता है। वो क्यों बनाता है, क्योंकि वो रुथ से प्यार करता है और रुथ को उस जो उसके साथ जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसका हस्बैंड उसको मारता पीटता है, वो वहाँ से निकालना चाहता है। इस वजह से वो क्या कर देता है, वो जाली चेक बना लेता है। और इस वजह इसने ये क्राइम इसीलिए किया, और उसकी ये क्राइम जानते हुए भी, क्राइम नहीं जाने कि उसने ऐसा क्यों किया, फाल्डर को सज़ा दे दी जाती है। और वहीं पर रुथ का जो हस्बैंड है जो उसे हैरेश करता है, रुथ का जो अमीर पति है, वो अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए कभी भी उसको सज़ा नहीं दी जाती है। तो कानून इस टाइप का भी है। दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज़ हाईली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर। तो ये जो ऑथर हैं हमारे गॉल्सवर्दी साहब हैं, उन्होंने क्या किया, इस न्यायिक प्रणाली के इस दोहरे मानदंड की अत्यधिक आलोचना की, जो अमीरों के प्रति सहानुभूति रखता हो और गरीबों के प्रति वंचितों को दंडित करता हो। ओके, ये चीज़ें हैं इसमें दिखाया गया है। तो मतलब पुअर फाल्डर को सज़ा दे दी जाती है, उसने क्राइम क्यों किया ये जानने के बजाय कि चलो पूछा जाए इसका उद्देश्य क्यों था, वो नहीं पूछते हैं और उसे सज़ा दी जाती है। वहीं पे रुथ का जो हस्बैंड है, अमीर हस्बैंड,
जो दिन रात अपनी बीवी को मारता है उसे सज़ा नहीं दी जाती है। ये जुडिशियल सिस्टम का डबल स्टैंडर्ड है जो ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज किया है कि ये चीज़ें सही नहीं है। कानून किसके साइड है? कानून, इसका मतलब अमीरों के प्रति कानून जो है वो सहानुभूति रखता है और गरीबों के प्रति नहीं रखता है, उसे बिना सोचे समझे ही पनिश दे दिया जाता है। इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखे हैं। जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, ये इनके सन हैं, सॉलिसिटर हैं ये, ओके। रॉबर्ट कुक्सन, ये उनके मैनेजिंग क्लर्क हैं, और विलियम फाल्डर उनके जूनियर क्लर्क हैं, इनके जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ का। स्वीडल कौन है? इनका डियर ऑफिस बॉय है, ये आपने याद रखना है। एंड काउले इंपॉर्टेंट है, काउले जो कौन है? एक कैशियर है, ठीक है, खजांची जिसे आप बोल सकते हैं। विस्टर इसमें आते हैं, विस्टर डिटेक्टिव ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, एक डिटेक्टिव हैं, जासूस विस्टर, मतलब एक क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस हैं विस्टर। एंड मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, ये क्या है? एक जज हैं, ठीक है, और न्यायाधीश है। हैरोल्ड क्लीवर कौन है? ओल्ड एडवोकेट है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में जो दूसरा कैरेक्टर है हेक्टर फ्रोम, हेक्टर फ्रोम कौन है? एक युवा वकील है, यंग एडवोकेट है। रूथ हनीवेल कौन है? अ वुमेन है, वो औरत है जिसके चक्कर में फाल्डर को सजा हो जाती है, मतलब इन्हीं को न्याय दिलाने में फाल्डर को सजा हो जाती है, ओके। अब आगे देखेंगे हम, कुछ और भी हैं यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, इस प्ले की इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इस प्ले की इम्पॉर्टेंट लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। ऐसा किसने कहा है? वॉल्टर हाउ ने कहा कि दया की जो गुणवत्ता है वो तनावपूर्ण नहीं है। लॉ इज़ वॉट इट इज़, कानून वही है, अ मजेस्टिक एडिफाई शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, कानून वही है जो हम सभी को आश्रय देने वाली एक भव्य इमारत है। कानून क्या है? ये कौन कहता है? जज कहता है कि कानून है क्या? हम सभी को एक आश्रय देने वाली एक क्या है? एडिफाई शेल्टरिंग है, ओके। आगे देखेंगे, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, क्या होता है कि कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। इफ़ यू ट्रीट देम, अगर आप उनके साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं, विद काइंडनेस, मतलब इफ़ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस, अगर आप उनके साथ, जो कुत्ते हैं, अगर आप उनके साथ दयालुता से व्यवहार करेंगे, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, तो आपके लिए कुछ भी करेगा। बट डू शट देम अप अलोन, लेकिन अगर आप उन्हें अकेले बंद कर देंगे, इट ओनली मेक देम सैवेज, तो वो क्या हो जाएंगे? सैवेज हो जाएंगे, उन्हें केवल क्रूर बना देगा। ऐसा कौन कहता है? जस्टिस कहता है, ठीक है, न्याय कहता है, न्यायमूर्ति हैं वो कहते हैं। अब नेक्स्ट प्ले है स्ट्राइफ, इसको भी देख लेते हैं। स्ट्राइफ प्ले है ये, स्ट्राइफ ये इनका प्ले है, 1909 में आया था। प्ले इन 3, एक प्ले है ये याद रखिएगा। एंड 3 एक्ट में है ये प्ले, ये भी याद रखिएगा। सोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास, तो ये पूछ लिया जाएगा। गोल्सवर्दी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो गोल्सवर्दी के पढ़ने के साथ साथ उनके प्ले की थीम भी आपने याद रखनी है कि इनके प्ले में एक्चुअल में थीम क्या है, क्या दिखाया गया, किस बारे में ये प्ले है, तो ये आपने याद रखा। कैपिटल एंड लेबर क्लास के लिए जाना जाता है स्ट्राइफ आपका, तो स्ट्राइक टेक प्लेस ये आपने याद रखना है, ओके। और स्ट्राइफ जो है वो टेक प्लेस एट टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स में होता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसमें। द स्टोरी इज़ ऑफ अ स्ट्राइक, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो स्टोरी है, कहानी है, इन द ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, तो जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इंग्लैंड और वेल्स के सीमा पर स्थित ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स की स्ट्राइक की है, यानी कि हड़ताल की है। द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस ऑन द 7th of February, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये जो प्ले है, प्ले की जो कार्रवाई है वो कब से स्टार्ट होती है? 7 फरवरी को होती है। द स्ट्राइक continues due to the adamant attitude of 2 men, John Anthony and chairman of the company, and आगे बात क्या हो रही है कि जो स्ट्राइक होता है वो 2 व्यक्ति, कंपनी के अध्यक्ष जॉन एंथोनी और रॉबर्ट द लीडर ऑफ द वर्कर्स, तो दो व्यक्तियों के बीच में ये स्ट्राइक हो जाता है। दोनों ही बहुत मनमानी होते हैं, जैसे जो टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स जो कंपनी है उसका मालिक है जॉन एंथनी, ये बहुत टेढ़ा टाइप का रहता है, और वहीं पे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का जो मालिक होता है वो रॉबर्ट्स होता है, और ये भी बहुत ही टेढ़ा। इन दोनों के अड़ियल रवैये के कारण ही हड़ताल जारी हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो चीज़ मांग करते हैं वो ये नहीं मानता है, जॉन एंथनी नहीं मानता है।
और जब ये नहीं मानता है तो वर्कर्स तो किसी तरह मान भी जाएंगे, लेकिन जो इसका लीडर है ये नहीं मानता है। तो इसी बात से रीजन पे ये स्ट्राइक हो जाता है, खाना पीना भी बंद हो जाता है, एकदम पूरा स्ट्राइक हड़ताल पे हो जाता है। भले किसी की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ना ये टिकने वाला है, ना यही मतलब हटने वाला है अपनी बातों से। लास्ट में क्या होता है, दोनों को ही हटा दिया जाता है। अदर कैरेक्टर्स आर एडगर, और कैरेक्टर्स क्या हैं, और इन्हीं दोनों की जिद के कारण ही स्ट्राइक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो मांग रखते हैं ये नहीं मानता है। और इनके बेटे बहुत ज़्यादा, इनके जो कंपनी के और भी जो एम्प्लॉय हैं इनको बोलते हैं कि मान जाइए, उन्हीं लोग की बात मानते। इनका कहना ये है कि अगर हम आज मान जाएंगे, इनकी छोटी छोटी चीज़ें सारी पूरी करते रहेंगे, तो ये कल को फिर डिमांड करेंगे, हमें इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। ऐसा ये इनका कहना है जॉन एंथनी का। और ये भी बहुत अड़ियल टाइप के इंसान है, और ये भी बहुत अड़ियल है, तो दोनों ही रहते हैं, इस वजह से स्ट्राइक हो जाता है। और भी कैरेक्टर्स इस प्ले के हैं तो एडगर एंथनी हैं, एंड आपके फ्रेडरिक एच हैं, और आपके वाइल्डर हैं, सॉरी विलियम स्कैंटलबरी हैं, ओलिवर वैंकलिन हैं, एंड जेम्स ग्रीन हैं, और आपके जॉन बुल्गिन हैं, हेनरी थॉमस हैं, जॉर्ज रॉस आदि, ये सारे ही इसमें हैं, ये सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं, इस स्ट्राइक में मौजूद हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं इस प्ले से। तो इस प्ले से आप क्या याद रख सकते हैं, इस प्ले से यही चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इस प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं। वॉर इज़ वॉर, ये कौन कहता है, एंथनी कहते हैं, जो बहुत ही अड़ियल टाइप का है कि वॉर है। दूसरा क्या कहता है कि मास्टर जो मालिक होते हैं वो मालिक होते हैं, और आदमी होते हैं। L1 डिमांड, मतलब अगर मांग करो, एंड दे विल मेक इट 6, तो वो 6 बना देंगे। सिंपल कहने का मतलब है कि मालिक होता है, आदमी होते हैं। अगर आप एक डिमांड करते हो तो वो 6 डिमांड आपके पास करेंगे, ये एंथनी कहता है। ठीक है, वो बहुत अड़ियल टाइप का है। ये में ब्रेक द बॉडी, आगे क्या कहते हैं, तुम शरीर को तोड़ सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन तुम आत्मा को नहीं तोड़ सकते। मतलब स्ट्राइक पे ये लोग हैं, भले ही हम भूखे प्यासे स्ट्राइक पे हैं, हमारी जान जा सकती है, लेकिन हमारा जो स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, हम जो लगे हैं हमारी मांग पूरी करो, वो नहीं हो सकता, भले ही हमारी बॉडी कुछ भी हो जाए। गेट बैक टू लंदन चले जाओ, मैन हैव नथिंग फॉर यू, लंदन वापस जाओ, उन लोगों के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कहता है, रॉबर्ट्स कहता है। आगे क्या है, वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमेन हैज़ टू, इंतज़ार, और औरत कर ही क्या सकती है। मतलब इंतज़ार ही है, एक महिला को यही करना इंतज़ार के अलावा, और औरत क्या कर सकती है ऐसा मेज, क्योंकि स्ट्राइक हो गया है, ना कोई खा पी रहा ना पी रहा है, तो सिर्फ इंतज़ार ही हो रहा है। एक औरत क्या कर सकती है, दोनों ही अड़ियल टाइप के इंसान जब बीच में आ जाएंगे। अब वुमेन डेड, उसकी वाइफ भी मर जाती है, लेकिन रॉबर्ट्स को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड 2 बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, वो दोनों कुछ नहीं उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई मरे चाहे जिए, इतने अड़ियल टाइप के दोनों रहते हैं कि दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उस स्ट्राइक में एक औरत की डेथ भी हो जाती है, वो औरत रहती है रॉबर्ट्स की वाइफ, फिर भी इसको रॉबर्ट को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसा कौन कहता है, हार्नेस कहती है। नेक्स्ट इनका प्ले है स्किन गेम। बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हम जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा प्लेज नहीं लिया है मैंने, और बाकी जो छूटेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, स्किन गेम 1920 में आया था इनका, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है, डिपिक्ट करता है क्लैश बिटवीन 2 क्लासेस एंड इंटरेस्ट। मतलब ये क्या कर रहा है, एक दुखद कॉमेडी है, कॉमेडी नाटक है, 2 वर्गों और हितों के बीच टकराव को दर्शाता है। इट शोज द क्लैश बिटवीन द ओल्ड क्लास ऑफ नोबल्स एंड अरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू रिच क्लास ऑफ द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ये क्या करता है, ये रईसों और अभिजात वर्ग के पुराने वर्ग और उद्योग के मालिक के नए अमीर वर्ग के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, ये जो आपका स्किन गेम है इंपॉर्टेंट है, ये थीम को अपने याद रखना है स्किन गेम का। ओके, प्ले क्या करता है, प्ले शो द क्लैश बिटवीन 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, मतलब ये जो प्ले है ना, 2 मजबूत व्यक्तियों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। पहला व्यक्ति कौन है, हिलक्रिस्ट साहब जी, एंड हु रिप्रेजेंट द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंग्लैंड, जो क्या करते हैं, जो इंग्लैंड के जमींदार अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्या करते हैं, इंग्लैंड के एक अरिस्टोक्रेसी वर्ग है उसका रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, हिलक्रिस्ट साहब जी। दूसरे कैरेक्टर इसमें है हॉर्न ब्लोअर,
ये दोनों बस अपने याद रखना, स्किन गेम की बात आएगी। ये क्या करते हैं, हु रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग क्लास, ये क्या करते हैं, हॉर्न ब्लोअर जो विनिर्माण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिलक्रिस्ट इज़ अ काइंड ओल्ड मैन, हिलक्रिस्ट कैसे हैं, एक बेचारे कैसे हैं, एक दयालु बूढ़ा व्यक्ति है। और वहीं पे हॉर्न ब्लोअर कैसा है, एक एग्रेसिव मैन है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा किस्म का इंसान है। जॉन एंथनी को दिमाग में रख लो। हु वॉन्ट्स टू बिकम रिचर एंड रिचर, वो मतलब अमीर तो है लेकिन वो और भी अमीर बनना चाहता है, वो अधिक अमीर बनना चाहता है। ही कम्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द कंट्री साइड, वो कहाँ से आता है, वो उत्तर से ग्रामीण इलाकों से आते हैं। एंड वांट्स टू डेवलप हिज लोकेलिटी, और क्या करना चाहते हैं, और अपने इस इलाके का विकास करना चाहते हैं। ये दोनों ही आते हैं और कंट्री साइड से, उत्तर के कंट्री साइड से आते हैं, ये मतलब उत्तर से ग्रामीण इलाकों से आते हैं और ये इस इलाके को क्या करना चाहते थे, अपने लोकेलिटी को विकास करना चाहते थे। द क्वारल स्टार्ट्स व्हेन बोथ ऑफ देम वांट टू परचेज द सेम पीस ऑफ लैंड, झगड़ा तो तब इन दोनों में शुरू होता है, हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर में झगड़ा कब होता है, इन लोग का झगड़ा कब शुरू होता है, जब दोनों एक ही ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड दोनों ही खरीदना चाहते हैं, इस वजह से इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। चलिए कुछ कैरेक्टर हैं इस प्ले के, इसको देख लेते हैं। तो हिलक्रिस्ट कौन है, एक कंट्री जेंटलमैन है, एक देसी सज्जन है। एंड एमी उसकी वाइफ है हिलक्रिस्ट की, एंड जिल इसकी बेटी है हिलक्रिस्ट की। डॉकर कौन है, तो डॉकर उसका एजेंट है हिलक्रिस्ट का, ऐसे कहानी जोड़ते चले जाइए। हॉर्न ब्लोअर दूसरा आदमी है, ये अ मैन न्यूली रिच है, ये एक कभी जो नया रिच बना हुआ है, ये पहले से तो रिच था, कंट्री जेंटलमैन था। और हॉर्न ब्लोअर जो भी जल्दी बहुत ज़्यादा होते नहीं, जल्दी से पैसे आ जाते हैं, बहुत रिच बन जाता है, न्यूली रिच है। चार्ल्स कौन है, हिज एल्डर सन है, अब इसकी बात आ गई है, हॉर्न ब्लोअर का हिज एल्डर सन है, ये कौन है, चार्ल्स। आगे हम देखेंगे चार्ल्स वाइफ टू चार्ल्स, क्लो कौन है, ये चार्ल्स की पत्नी है। और रोल्फ कौन है, हिज यंगर सन, ये चार्ल्स का बेटा है, छोटा बेटा है। और एना कौन है, ये क्लो की मेड है, यानी कि चार्ल्स की मेड है, ये आपने याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है लॉयल्टीज़, ये इनका वर्क आया था 1922 में आया था। ये एक प्ले है, ये भी याद रखना है, 3 एक्ट प्ले है, ये एक प्ले है, 3 एक्ट प्ले है। स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। ओके मतलब जातीय गौरव और सामाजिक सम्मेलन का अध्ययन होता है इसमें। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास हैज़ बीन डिपिक्टेड, इसमें क्या होता है कि वर्ग के प्रभाव का दिखाया गया है, चित्रण किया गया है, यानी क्लास के प्रभाव को दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया इस प्ले में। इट शोज द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री पर्सनल फॉर वन अनदर, मतलब इसमें क्या दिखाया गया है, ये एक दूसरे के प्रति सैन्य कर्मियों की वफादारी को दर्शाता है। सच एज, जैसे कि रोनाल्ड डेंसी एक रिटायर्ड कैप्टन है, रोनाल्ड डेंसी क्या है, एक रिटायर्ड कैप्टन है। इस ब्लाइंडली फेवर्ड बाय जनरल कैनेज, जो क्या करते हैं, जो जनरल कैनिंग द्वारा आंख बंद करके पक्षपात करते हैं, ठीक है। अ लॉयर जैकब ट्विस्डन इज लॉयल टू हिज ओन लीगल प्रोफेशन, आगे क्या होता है कि ये एक दूसरे के प्रति सैन्य कर्मियों की वफादारी को दर्शाता है। जैसे कि जो रोनाल्ड डेंसी है वो क्या है, एक रिटायर्ड कैप्टन है और जनरल कैनिंग द्वारा आंख बंद करके पक्षपात किया जाता है। वहीं पे एक वकील है, लॉयर जैकब ट्विस्डन क्या करते हैं, अपने कानूनी पेशे के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हैं। वहीं पे चार्ल्स विंसर हैं, इज़ लॉयल टू हिज बिल्डिंग, ये क्या है, चार्ल्स विंसर बहुत ज़्यादा वफादार है अपने भवन में, अपने बिल्डिंग के लिए। एंड डजंट वांट एनी स्कैंडल इन हिज हाउस, और वो नहीं चाहता कि उसके घर में कोई घोटाला हो। कौन, चार्ल्स विंसर। डे लिविस, ये कौन है, एक जू है, मतलब एक यहूदी है। इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन रेस्टोरेशन ऑफ हिज ओन स्टोलन मनी, तो यहाँ पे जो डे लेविस ये एक यहूदी हैं, केवल अपने स्वयं के चुराए हुए धन के बहाली में बहुत ज़्यादा रुचि हैं, ये अपना पैसा चुराया हुआ है उसी में ये इंटरेस्टेड है। द प्ले ऑल्सो शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द जूइस, ये जो प्ले है ना, ईसाइयों और यहूदी के बीच संघर्ष को भी दिखाया गया है। ये प्ले में आप देखेंगे क्रिश्चियन और जूइस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इट इज़ द फाइनेस्ट ऑफ हिज लेटर ड्रामास, और ये क्या है, ये उनके बाद के नाटकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है, फाइनेस्ट नाटक है, किनके, लॉयल्टीज वर्ल्सवर्दी के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है लॉयल्टीज़ की, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
इज़ अ फेमस डायलॉग इन द प्ले। इस प्ले का सबसे फेमस लाइन है लॉयल्टी क्रिस क्रॉस ईच अदर, मतलब वफादारी एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। इस प्ले का सबसे फेमस लाइन है। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। यहाँ पे दूसरा प्ले है एस्केप। इम्पॉर्टेंट है एस्केप। एस्केप मतलब छिपना, कोई कहीं छिप जाना। एंड ये आया था 1926 में। प्ले है, ये एक प्ले है। एंड क्रुएलिटी ऑफ द सोसाइटी इज शोन टूवर्ड्स अ पर्सन हु कम्स आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अ टर्म। मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, दिन बाद में बता दूंगी। अ पर्सन हु escapes फ्रॉम प्रिजन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ पनिशमेंट इज वार्मली रिसीव्ड बाय द society, while one who returns after completing his term is looked down upon by the society and put the endless hearts। अब मैं बता रही हूँ इसमें क्या बात। एस्केप इनका 1926 में आया था। एस्केप मतलब होता है छिपना। ये एक प्ले है, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज की क्रूरता को दर्शाया गया है। ये प्ले जो सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आता है। जो व्यक्ति सज़ा की अवधि पूरी होने से पहले जेल से भाग जाता है, समाज उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। इस प्ले में दिखाया गया कि जो व्यक्ति अगर उसकी सज़ा से पहले ही वो भाग गया जेल से, तो समाज उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है। लेकिन जबकि जो सज़ा पूरी करके वापस लौटता है तो उसे समाज बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। समाज द्वारा उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। उन्हें अंतहीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत ज़्यादा एंडलेस हार्डशिप की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्ले में यही दिखाया गया है एस्केप। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है द मॉब। इम्पॉर्टेंट है ये भी प्ले, 1914 में आया था। ये एक प्ले है, ये इम्पॉर्टेंट है और 4 एक्ट में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जनरली इनके प्लेस 3 एक्ट में आते हैं, लेकिन मॉब जो है ये 4 एक्ट में आया है, ये ध्यान रखना है। सोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन आइडियलिस्ट हु वांट्स पीस एंड मॉब दैट वांट्स वॉर। अभी मैं बता रही हूँ। इट डिपिक्ट द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। तो जो मॉब है आपका, ये क्या है, ये आपका 4 एक्ट प्ले है जो एक आदर्शवादी हैं। एक आदर्शवादी के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, जो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और जो मॉब है, जो गुस्साई हुई भीड़ है, वो क्या चाहती है, वॉर चाहती है। बस यही दिखाया गया है। जो एक आदर्शवादी जो शांति चाहता है, जो भीड़ है वो युद्ध चाहती है, कि बीच में संघर्ष को दर्शाता है। इसमें एक आदर्शवाद की लड़ाई को दर्शाया गया है जो प्रतिकूल सामाजिक ताकतों के खिलाफ है। ओके, इसमें ये दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्थ साइड सागा का। जल्दी से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, बस इतना ही है। फोर्थ साइड सागा 1922 में आया था। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 नॉवेल्स लिंक्ड बाय 2 इंटरल्यूड। अभी हमने पढ़ा कि इसमें 3 नॉवेल्स, 2 इंटरल्यूड हैं। लाइफ्स ऑफ 3 जनरेशन ऑफ मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली एट द टर्न ऑफ द कंट्री। तो ये क्या करता है, 2 अंतरालों से जुड़े 3 उपन्यासों का एक क्रम है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय अंग्रेजी परिवार की 3 पीढ़ियों का जीवन है। ठीक है, इसमें दिखाया गया अंग्रेजी परिवार के 3 पीढ़ियों का जीवन इसमें दिखाया गया फोर्थ साइड सागा में। तो हम देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से। तो फोर्थ साइड सागा कंसिस्टेड ऑफ द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कब आया था 1906 में, इंटरल्यूड आया था। उसके बाद इंडियन समर 1918 में आया था। फिर नॉवल आया था चांसरी 1920 में। फिर इंटरल्यूड आया था वेकनिंग 1920 एंड द नॉवल टू लेट, ये आया था। चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है फोर्थ साइड सागा की। फोर्थ साइड सोमस फोर्थ साइड अ सॉलिसिटर। इसमें एक कैरेक्टर है सोमस फोर्थ साइड, जो कि एक वकील है एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो संपत्ति का आदमी भी है। मैरिड टू द ब्यूटीफुल एंड पैनीलेस इरीन। वो एक क्या करते हैं, एक सुंदर दरिद्र इरीन से शादी करता है। इसको आयरीन पढ़िए चाहे इरीन पढ़िए, जैसे भी समझ में आए पढ़ लीजिए। कि ये एक सुंदर तो रहती है इरीन, लेकिन बहुत ही पैनीलेस टाइप की होती है, दरिद्र टाइप की होती है। उससे ये शादी कर लेता है सोमस फोर्थ साइड। हु रेबल्स अगेंस्ट हिज वैल्यूज़, जो हमेशा अपने मूल्यों के खिलाफ विद्रोह करती रहती है। कौन, इरीन। सी फॉल्स इन लव विद फिलिप बॉशने। अच्छा, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब उसे एक द फ्रेंच आर्किटेक्ट है ये, जब उसे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट फिलिप बॉशनी से प्यार हो जाता है। किसे, आयरीन को प्यार हो जाता है। लेकिन आयरीन से शादी कौन करता है, सोमस फोर्थ साइड करके लाता है। लेकिन ये इससे प्यार नहीं करती है, बस इसके प्रॉपर्टी देख के शादी उदी किसी तरह कर लेती है। आई थिंक शादी प्रॉपर्टी देख के नहीं करती है, बस
शादी कर लेता है, इसके साथ ज़बरदस्ती शादी करता है। और ये थोड़ी वैसी भी है, मतलब प्रॉपर्टी देख के भी करती है, और ये अपनी वैल्यू के खिलाफ होती है। इससे प्यार हो जाता है फिलिप बॉशनी से। ये कौन रहता है? एक फ्रेंच आर्किटेक्ट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। हुम सोमस हैड हायर टू बिल्ड अ कंट्री हाउस, जिसे सोमस ने अपने कंट्री हाउस बनाने के लिए काम पर रखा था, हायर किया था। ठीक है, ये कंट्री हाउस बनवाना चाहता था, वहाँ पे इसे हायर किया था, किसे? फिलिप बॉशनी को। और वहीं से आयरिन को इससे प्यार हो जाता है। सोमस क्या करता है? रेप्स आयरिन। सोमस आयरिन का रेप कर देता है। हुम ही कंसिडर्ड हिज प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड टू रूइन बॉशनी। आगे क्या होता है कि जब सोमस आयरिन का रेप करता है, जिसे वो अपनी संपत्ति मानता है, सोमस उसे बीबी नहीं मानता है, उसे अपनी संपत्ति मानता है, उसको ज़बरदस्ती शादी भी करता है, ये भी याद रखने का। और उसके बाद वो क्या करता है? बॉशनी को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता है। पता चल जाता है इसे कि आयरिन इससे प्यार करती है, तो वो बॉशनी को भी बर्बाद करना चाहता है। हु सब्सिक्वेंटली डाइज इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इन लंदन, और जिसके बाद में लंदन में एक यातायात दुर्घटना से डेथ हो जाती है। किसकी? बॉशनी की। आयरिन रिटर्न्स टू सोमस, पहले वो भाग जाती है बॉशनी के साथ, लेकिन जब वहाँ पे लंदन में इसकी डेथ हो जाती है, तो आयरिन फिर से सोमस के पास लौट आती है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दिखाया गया है। फोर्साइट सागा की स्टोरी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, देख लेते हैं इसको। तो ओल्ड फोर्साइट्स में सबसे पहले कैरेक्टर कौन आता है? ओल्ड फोर्साइट में लेडी एन है। ये कौन रहती हैं? ये फैमिली की सबसे बड़ी होती हैं। ओल्ड जोलियान, ये सबसे बड़े भाई होते हैं, जो कि चाय से बहुत पैसा कमा लेते हैं। चाय की स्टॉल रहती है, उससे बहुत पैसा कमा लेते हैं। एंड जेम्स है, एक सॉलिसिटर हैं, जिन्होंने इमली से शादी की हुई है, ये याद रखना है। एंड स्वीटन, ये जेम्स ट्विन ब्रदर है, जेम का जुड़वा भाई है, ये याद रखना है। ओके। एंड रोजर कौन है? रोजर कौन है? ये ओरिजिनल फोर्साइट है। जूलिया कौन है? फ्लैटरी डोवेजर है, ये फ्लैटरी डोवेजर है, फड़फड़ाती है जिसे बोल सकते हैं। हेस्टर कौन है? एक ओल्ड मेड है हेस्टर। निकोलस कौन है? एक वेल्दिएस्ट इन द फैमिली, मतलब निकोलस कौन है? परिवार में सबसे धनी है। टिमोथी कौन है? द मोस्ट कॉशियस मैन, टिमोथी सबसे सतर्क व्यक्ति है इस परिवार का। ठीक है। सूसन कौन है? तो सुसान कौन है? एक मैरिड सिस्टर है। एंड ये तो हो गया ओल्ड फोर्साइट का। अब यंग फोर्साइट, क्योंकि इसमें 2 जनरेशन दिखाया जाता है, इसलिए ओल्ड और यंग की बात कर रहा है। तो जो ओल्ड यानी कि फर्स्ट जनरेशन दिखाया जाता है, उसको ओल्ड फोर्साइट कहा जाता है। जो लास्ट का जो जनरेशन दिखाया जाता है, 3 पीढ़ी दिखाई जाती है उसमें। तो यंग फोर्साइट में कौन कौन आता है? कौन कौन है? तो यंग जूलियन है, जो ओल्ड जूलियन आर्टिस्टिक एंड फ्री थिंकिंग सन है, यानी कि यंग जूलियन कौन है? ओल्ड जूलियन का बेटा है। ठीक है, जिसने 3 बार शादी की है, ये भी याद रखेंगे, मैरिड 3 टाइम्स। सोमस कौन है? ये जेम्स एंड इमली का सन है, सोमस फोर्साइट। ये कौन है? जेम्स एंड इमली का सन है। एंड विनीफ्रेड कौन है? ये सोमस की बहन है। जॉर्ज कौन है? रोजर का सन है, जो एक डाइड इन द ऊल मॉकर फ्रांसीसी, मतलब एक रंग बिरंगा मजाक करने वाला है रोजर का बेटा जॉर्ज। एंड जॉर्ज सिस्टर्स एंड रोजर्स डॉटर। ओके, आई थिंक कुछ छूटा है यहाँ पे। फ्रांसी, ये भी एक कैरेक्टर है। फ्रांसी कौन है? ये जॉर्ज की सिस्टर है और रोजर की डॉटर है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ये थे, इतना ही है, बाकी मैंने इतने ही लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी इस प्ले से बचेगा तो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ओके, और इस प्ले से अगर कोई भी और की फैक्ट होगी वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस हिना इंग्लिश क्लासेस से आप ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और भी फैक्ट हैं, मैं ये नहीं कहती कि इसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और भी कुछ फैक्ट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है वीडियो। लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश की है पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की है। ओके, चलिए। हाँ, और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है तो मैं इसमें बता दे रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें चीज़ें इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेमचंद गोल्सवर्दी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे प्रेमचंद जी। तो इन्होंने सिल्वर बॉक्स जो लिखा था, सिल्वर बॉक्स जो इनका था गोल्सवर्दी साहब का, सिल्वर बॉक्स का इन्होंने ट्रांसलेट किया था हिंदी में, चांदी की डिबिया, इसको हिंदी में इन्होंने
ट्रांसलेट किया था, चांदी की डिबिया। ये किसका है चांदी की डिबिया? तो प्रेमचंद का है, ये याद रखेंगे आप। और इन्होंने किसका ट्रांसलेट, ये इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश है टाइटल है, और इसकी हिंदी टाइटल इन्होंने दिया था चांदी की डिबिया। ओके, प्रेमचंद जी ने। और आप स्ट्राइप का भी याद रखिएगा, स्ट्राइप का भी इन्होंने दिया था। स्ट्राइप इंग्लिश में है, तो इन्होंने हिंदी टाइटल हिंदी में दिया था हड़ताल। क्या दिया था? हड़ताल। ये प्रेमचंद जी का है, तो ये आपने याद रखना है, ये प्रेमचंद जी का हड़ताल। और वहीं पे जस्टिस का भी इन्होंने लिखा था, हिंदी टाइटल दिया था, मतलब ट्रांसलेट किया था हिंदी में, न्याय। न्याय। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि चांदी की डिबिया पूछ लिया, ये सिल्वर बॉक्स पे हिंदी में आया है, ट्रांसलेट इन्होंने किया था प्रेमचंद जी ने। और स्ट्राइप पे उन्होंने हड़ताल लिखा था, हिंदी दे दिया था जस्टिस का न्याय, मतलब इनका हिंदी दे दिया था बस। ये इंग्लिश में है नाम, ये हिंदी में है, प्रेमचंद जी, ये याद रखिएगा। ओके, प्रेमचंद। चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो भी रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी छूट रहे हैं फैक्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से आप ज्वाइन हो जाएंगे, और मेरी वीडियो को आप लोग शेयर भी करा कीजिए और लाइक भी करा कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।